जय हिंद। देखिए, आज समझते हैं हम लोग पनामा नहर कैसे काम करता है, ये अन्य नहरों से किस तरह से भिन्न है और इसे क्यों लॉक सिस्टम के आधार पर बनाया गया। पनामा कहाँ है? देखिए, दुनिया का सबसे व्यस्त, सबसे बिजी समुद्री मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। सबसे ज्यादा व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। और इसमें क्या था कि पहले अगर हमको अमेरिका के इस साइड से, यानी इस एरिया से, इस शहर से इस शहर भेजना था सामान, तो ऐसे घूम कर जाते थे लोग, तो काफी लंबा समय लगता था। इसलिए बीच का जगह देखा गया कि कहाँ से निकला जा सकता है, तो इस बीच में सबसे पतला जगह मिला पनामा। एक देश है पनामा, जिसे बीच से काट दिया गया पनामा को। पनामा को ही क्यों लिया गया, इसके कुछ रीजन थे, देखिए ध्यान से। पनामा यहाँ पर देखिए, इसमें हम जूम कर देते हैं केवल इस वाले एरिया को, ये वाला एरिया को हम जूम कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया आपका पनामा का एरिया यहाँ पर। ये छोटा सा देश है पनामा, और इसमें भी एक बड़ी फायदा ये था कि बीच में इससे 80 किलोमीटर लंबी लगभग एक झील था। यानी हमें बस थोड़ा सा इधर से काटना था, थोड़ा सा इधर से काटना था, बीच का काम वो झील कर देती। उस झील का नाम था गाटन झील। ये गाटन झील बीच में थी। यहाँ पे भी देखेंगे, ये देश है पनामा, ये पूरा ये बड़ा सा देश है पनामा देश, यहाँ पर छोटा सा ही है बट यहाँ जूम किया गया। इसके बीच में आपको झील दिखेगा, ये गाटन झील यहाँ पर। इसी गाटन झील में इधर से हल्का सा रास्ता बनाया गया और थोड़ा सा इधर से बनाया गया। बीच का काम ये झील ही कर दिया। यहाँ से जहाजों को इस झील में, यहाँ से नहर में उतारते थे, फिर झील के रास्ते वो इधर से उतर जाती थी। बस इतना ही कर देने से यहाँ से यहाँ चक्कर न लगाना पड़ा। अब किसी को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चक्कर लगाने की अब जरूरत ही नहीं थी, सीधे आता था यहाँ से और यहाँ चला जाता था। आइडिया तो बड़ा सिंपल था, लेकिन एक समस्या ये थी, ये रहा समुंदर और ये है समुंदर, ये बीच की तो जमीन है ना, तो जमीन तो जेन्युइन ऊपर रहेगी, और इस जमीन पर एक गड्ढा है, गड़हा है, तो उस गड़हा की जो गहराई है उस समुद्र के बराबर तो रहेगी नहीं। तो ये बीच वाला लेवल ऊपर हो गया और समुद्र नीचे हो गया, तो इतनी ऊपर जहाजों को ऊपर चढ़ाएंगे कैसे? इसलिए लॉक सिस्टम बनाया गया यहाँ पर, ताकि जहाजों को इस झील यहाँ से ऊंचाई पर उठा के चढ़ाया जा सके। शुरुआत में इंजीनियरों ने सोचा कि ये जो इधर में प्रशांत महासागर है, उधर में अटलांटिक महासागर है, और जो गाटन झील का एरिया ऊपर है, तो क्यों ना पूरा काट दिया जाए। बट पहाड़ी एरिया होने की वजह से पूरा कट नहीं पाया, इसलिए ये जो एरिया है, ये समुद्र का लेवल नीचे है, तो यहाँ पर लॉक सिस्टम बना दिया गया। देखिए, एक यहाँ फाटक है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लॉक सिस्टम। जहाजों को अब इसमें पूरी तरह से पानी भर दिया जाता है। जहाज जब इसमें आ जाती है तो दोनों ओर के दरवाजे बंद करके पाइप पंप से, जैसे इधर बहुत ज्यादा जलाशय है, यहाँ से पानी भरा जाता है, तो ये जहाजें ऊपर उठ जाती हैं। तो इसे जबरदस्ती पानी भर के सी लेवल से उठाया जाता है इस लॉक के मदद से। जितना मेहनत है बस इसे लेवल से उठाने में है। एक बार इस लॉक में जहाज आ जाती है तो इसके बाद से हम लोग फिर आगे का फाटक खोल देते हैं। आगे का फाटक खोल देते हैं, पीछे का नहीं खोलते हैं, वरना लेवल बढ़ सेम हो जाएगा। फिर इसमें से इसमें पहुंचाते हैं, इसमें से इसमें पहुंचाते हैं। बस एक बार ये 3 ठो फाटक पार कर गया ना, तो आगे गाटन झील में पहुंच गया। तो गाटन झील में कोई समस्या ही नहीं, वो जहाज को ले जाने के लिए एकदम नॉर्मल है। तो जो पूरा 82 किलोमीटर का पनामा नहर है, उसमें बस शुरुआती हिस्से में ही समस्या, इधर से एंट्री कराने में, इधर से एंट्री कराने में। बीच वाले में समस्या नहीं है। जैसे समझिए कि हमको इसमें से पानी इसमें भेजना है, तो डायरेक्ट ऊपर से तो भेज ही नहीं सकते, तब कैसे भेजना है हमें? हम लोग को यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन जोड़ देना है पाइप से। तो यहाँ से यहाँ जब हम एक कनेक्शन जोड़ देते हैं तो ये तो हो गया, आपस में जुड़ गया। अब हमें इसको पार नहीं करना है, इसी रास्ते हम इसमें से इसमें जा सकते हैं। वही काम किया गया यहाँ पर। आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं, इस साइड में अटलांटिक ओशियन है और इस साइड में पैसिफिक ओशियन है। अब इसमें देखिए आप, इसका लेवल कितना नीचे है और इसका भी लेवल नीचे है। अब समुद्र, दुनिया के जितने भी समुद्र है उन सबका लेवल बराबर होता है, लेकिन बीच की जमीन उठी हुई है, जिसमें ये आपका गाटन झील है। ये झील ही लगभग 80 किलोमीटर है, जबकि पूरी नहर की लंबाई जो है 82 किलोमीटर। यानी बस 1 किलोमीटर इधर आदमी ने मेहनत किया और 1 किलोमीटर इधर आदमी ने मेहनत किया, और इसे कई लॉक में बैठाया। जहाज को पहले इसमें रखा, पानी भर के थोड़ा उठाया, फिर इसमें से इसमें भेजा, पानी भर के उठाया, फिर इसमें, उसके बाद ये झील में आराम से पहुंचा दिया। और फिर यहाँ पे क्या किया, इसका पानी का लेवल नीचे किया, फिर इसमें लाया, नीचे करके इसमें लाया, फिर इसमें छोड़ दिया। पानी के लेवल को ऊपर और नीचे करने के लिए इन तीनों जो लॉक चेम्बर हैं, इन्हें आपस में पाइप द्वारा अंदर से कनेक्ट किया जाता है। देखिए, जब शिप प्रवेश करती है ब्लॉक इसके एक ब्लॉक में, तो दोनों ओर से फाटक को बंद कर दिया जाता है। फिर इसके जलस्तर को उठाने के लिए इससे इस पंप के थ्रू पानी इसमें डाल दिया जाता है, बराबर हो गया। अब इसमें से वो शिप इसमें आएगा, फिर ये यहाँ से फाटक बंद हो जाएगा। इसके पानी को इस पंप के थ्रू इसमें भेजा जाएगा, दोनों का लेवल बराबर हो गया। अब वो इसमें आएगा। अब ये नीचे रह गया तो यहाँ से पंप से पानी इसमें चढ़ा दिया जाएगा। अब ये बराबर हो गया, अब ये क्रॉस कर जाएगा गाटन लेक में। सेम वही कंसेप्ट इसे वापस लेक से जाने के लिए किया जाता है। इसका लेवल ऊपर है तो इसे नीचे किया जाएगा,
फिर दूसरे ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाएगा, इसका लेवल ऊपर है तो अब इसे नीचे किया जाएगा, जबकि प्रवेश कराते समय ऊपर कर रहा था। उसी तरह अब जैसे ये मेन सी लेवल है, इसको बराबर करने के लिए यहां करके फिर इस गेट से इसको निकाल दिया जाएगा। इस नहर की जो लंबाई है पर लॉक की, जो लॉक चेंबर है, 320 मीटर है, इसलिए 320 मीटर से ज्यादा बड़े जहाज इसमें फिट नहीं हो सकते। और चौड़ाई जो है वो 34 मीटर है, तो इसमें जहाजों की साइज फिक्स होती है। तो जहाज बनाने वाली कंपनियां भी जो जहाज की चौड़ाई और लंबाई बनाती हैं, उन नहर को ध्यान में रखकर बनाती हैं कि इस नहर को क्रॉस कर जाए वो जहाज। और इस लॉक में जो पानी भरा जाता है जिससे जहाज का लेवल उठे, उसके लिए साइड साइड में रिजर्वायर बनाए गए हैं। ये लाखों लीटर पानी को रिजर्व करते हैं, बल्कि इसी में से देखिए यहाँ से मोड़ के रिजर्वायर में पानी जाने का जगह बनाया गया, और वो इसमें से इसमें पानी छोड़ देते हैं जिससे कि इसका लेवल उठ जाता है। देखिए जो फाटक होता है इसे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद दोनों ओर के फाटक के बीच में जहाज आ जाती है और उसमें बड़े मात्रा में पानी भरा जाता है, जिससे जहाज का लेवल उठ जाता है और वो आगे के ब्लॉक के बराबर हो जाता है, ताकि वो उस लेक के लेवल में बराबर आ जाए, झील के बराबर में। जब ये लेक के बाद आगे प्रवेश करता है तो इसमें फाटक होते हैं, फाटक खुल जाता है, फिर आगे वाला ये वाला जो फाटक होता है इसको खोला जाता है, इस बीच इसका जलस्तर को उठाया जाता है। फाटक को खोलकर इसे मेन लेक जो है वहां पे प्रवेश करा दिया जाता है। इतने पतले जगह में, इतने कंजस्टेड जगह में अगर जहाज अपने खुद के इंजन से चलेगा तो नहर तोड़ देगा, इसलिए इस जहाजों को इसमें लाने का काम छोटी छोटी ट्रेन के इंजन के साइज की गाड़ियों को दिया जाता है, जिनसे हम लोग म्यूल्स कहते हैं। ये म्यूल्स जो होते हैं ट्रेन के पटरी पर चलते हैं, बहुत ही पावरफुल इंजन होता है इनका, यही इन्हें खींच रहे होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जब म्यूल्स हैं सब दोनों ओर से इसे बांध के खींचते हैं। इससे दो फायदा होता है, एक तो इन्हें थोड़ी सी स्पीड से खींच ले जाते हैं, दूसरा इन्हें बैलेंस करके रखे रहते हैं। दोनों ओर से वायर की लंबाई फिक्स रहती है, तो ना ये उधर जाता है ना ये इधर आता है। और ये जो छोटी छोटी ट्रेन के शेप में इंजन देख रहे थे यही इसे खींचती है, ये बहुत ही पावरफुल होती है। ये जो इंजन शेप में देख रहे हैं इसे म्यूल बोला जाता है, यही इसे बांध के खींच रही होती है दोनों ओर से। जो झमेला हुआ इस लॉक चेंबर को पार करने में हुआ है। देखिए यहाँ जहाज इस लॉक में फंसी हुई है, अब इसमें इधर से पानी इसमें भरा जाएगा ताकि इसका लेवल उठे, फिर इसमें फाटक खोल के इसमें इसमें ले जाया जाएगा, फिर ऐसे करके एक एक फाटक खोल के गाटन झील में उतार दिया जाएगा। यहाँ उतरा तो फिर ये तो आपसी समुंदर है, इसमें से ये इजीली निकल जाता है। शुरुआत में इस नहर को बनाने का काम फ्रांस ने लिया था, लेकिन फ्रांस थक के इसे छोड़ दिया, फिर इसे यूएस ने बनाया, क्योंकि अमेरिका के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। अमेरिका की इस कोना से इस कोना पर जाने के लिए इसे काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लगभग 5000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता था, और इसे ट्रेवल करने में 15 दिन लगते थे। इस रास्ते से अगर ट्रेवल किया जाए तो ये 15 दिन आप जोड़ रहे हैं, तो सोचिए 15 दिन में कितना फ्यूल, कितना इसका डीजल जलेगा। 15 दिन तक वहां के कर्मचारियों को खाना दीजिए, वहां पे जो है उसे उतने दिन एक्स्ट्रा की फ्यूल दीजिए, मतलब सैलरी दीजिए, हर चीज का एक्सपेंस बढ़ जाता है। दूसरा कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी करना होता है, 15 दिन में वो चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे खाने वगैरह का आइटम रहेगा तो खराब हो जाएगा इतना दिन में, तो इसलिए आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था अमेरिका के लिए। इसलिए अमेरिका ने ये शॉर्टकट रास्ता को बनवाने के लिए आगे आया। फ्रांस ने इससे जब अपना पल्ला झाड़ लिया तो ये ओल्ड हो गया रास्ता। अब ये क्या हो गया, यहां से ही अब ये जहाजें गुजरती हैं इस नहर को होकर। इस नहर को बनाने में लगभग 21,000 मजदूरों की जान गई थी, और 1914 में जाकर ये नहर पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। इस नहर से बहुत फायदा हुआ। अब वर्तमान समय में जब ये नहर बन गया है तो ये जो दूरी रह गई है ये केवल ये 82 किलोमीटर का नहर की दूरी बच गई है, और अब इसे केवल 10 घंटे में पार किया जा सकता है। तो आप ही सोचिए, जहां 15 दिन लगते थे वहां आप केवल 10 घंटे लगते हैं। अब आप ही बताइए, कोई देश अगर इतनी सुविधाएं दे रहा है, जहां 15 दिन लग रहा है वहां 10 घंटे, जहां 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहां 82 किलोमीटर, तो वो देश कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा, ऐसे तो नहीं लेगा। तो अमेरिका पहले बनाया था, तो पनामा बाद में इसे राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया कि भैया तुम्हारा अब जाओ, इस पे मेरा कब्जा रहेगा। अब इसका पूरी अर्थव्यवस्था पनामा की इसी पर चलती है। इसके लिए वो टोल टैक्स लेता है, यानी फीस लेता है इस नहर से गुजरने के लिए। जो कंटेनर होते हैं, ये शिप, कंटेनर शिप, इस पे औसतन 5,000 कंटेनर लादे जाते हैं। इस शिप पर 5,000 ऐसे कंटेनर को लाद दिया जाता है। और पनामा नहर की जो अथॉरिटी है वो प्रत्येक कंटेनर $90 चार्ज करती है। तो $90 के हिसाब से प्रत्येक कंटेनर में, तो 90 से 5,000 में गुणा कीजिएगा तो डॉलर में पैसा निकलेगा, फिर उसमें 72 से गुणा कीजिएगा तो आपको रुपया में पैसा निकल जाएगा। तो लगभग 3 करोड़ रुपया प्रति शिप से ये ले लेती है। एक शिप गुजरेगा जिस पर 5,000 कंटेनर है तो उस पर वो 3 करोड़ रुपया चार्ज करेगा। और अगर इस नहर से होकर कोई क्रूज शिप यात्री को लेके जा रहा है तो इस पर भी चार्ज करता है।
तो इस पर वो प्रति यात्री $150 चार्ज करता है। $150 प्रति यात्री के हिसाब से अगर ये चार्ज करेगा तो किसी क्रूज शिप में आज के वक्त में लगभग 4000 लोग रहते हैं। तो 4000 में आप $150 के गुणा करेंगे, फिर उसमें 72 से गुणा करेंगे तो वो रुपया में आएगा, तो 4 करोड़ रुपया प्रति शिप लेगा। यानी अगर कंटेनर वाला जा रहा है तो 3 करोड़ ले रहा है, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ही लेता है, लगभग 3 करोड़ लेता है। और अगर ये वाली शिप जा रही है तो 4 करोड़ लेता है। यानी एवरेज जो है 3 और 4 का एवरेज निकालेंगे तो 3.5 करोड़ प्रति शिप से ये पनामा चार्ज कर देता है। अब जरा देखिए, इतना बड़ा है ये, प्रतिदिन प्रतिदिन यहाँ पे 40 शिप गुजरते हैं सब, चाहे वो कंटेनर वाला हो या फिर वो क्रूज शिप हो, 40 शिप प्रतिदिन निकलते हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन की जो कमाई हो जाती है इसकी 140 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो जाता है इसका। एक दिन में 140 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब अगर हम 3.5 करोड़ प्रति शिप का एवरेज भी निकालते हैं तो 51,000 करोड़ रुपया केवल पनामा को इस नहर से ही हो जाता है कमाई। 51,000 करोड़ प्रति वर्ष इस नहर से हो जाता है। सबसे अच्छा नहरें खोलने लायक है। आपको अगर ये अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा हो तो ठहरिए। अभी क्या है कि जो शिप बिल्डिंग कंपनी है वो अब बड़े साइज के कंटेनर को बना रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेनर को रखा जा सके। शिप का साइज इतना बड़ा हो गया है तो पनामा कह रहा है कि भैया ये तो हमारे पनामा नहर में तो फंस जाएगी ही नहीं। तो पनामा एगो और नया पनामा नहर बना रहा है, उसमें चौड़ा बना दिया उसको और लंबा कि इसमें से और बड़की बड़की शिप निकल जाएगी। तो पहले जो शिप की क्षमता 5000 कंटेनर ले जाने की थी, अब शिप में वो क्षमता बढ़ के 14,000 हो गई है। यानी लगभग 3 गुना उसकी क्षमता बढ़ गई है। तो चार्ज भी अब पनामा नहर 3 गुना लेगा, क्योंकि वो तो प्रति कंटेनर पर चार्ज करता है। तो पहले 5000 क्षमता थी तो वो सालाना उसकी कमाई, ईयरली उसकी कमाई थी 51,000